तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। ये सी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज का फोर्थ वीडियो है। इसमें हम पिछले वीडियो में हमने यूनिट सेकेंड के कुछ बेसिक्स देखे थे, जैसे ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के जो पहले ऑपरेटर टाइप्स है अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसको हम लोगों ने डिटेल में समझा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसका यूज मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, जिसको हमने प्रोग्राम्स के थ्रू डिटेल में समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो चलिए समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर किसे कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए होता है। ये कंपेरिजन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, यानी कि 0 या 1 रिटर्न करता है। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में जब हम लोग इस ऑपरेटर का यूज करते थे, जैसे एक ऑपरेटर एडिशन का आया प्लस साइन का, तो इसका ऑपरेटर का यूज जब हम लोग करते थे तो रिटर्न में जो वैल्यू आती थी इन दोनों ऑपरेंड के वैल्यू के सम के बराबर आती थी। यानी ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो इन दोनों का ऑपरेटर, तो एडिशन का ऑपरेटर यूज करने पे हमें इसकी वैल्यू आती थी 15, यानी कि सम। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता है। रिलेशनल ऑपरेटर में जब हम इसका यूज करते हैं तो वैल्यू या तो 1 आएगी या तो 0। तो कैसे आएगी वो देखते हैं। मान लीजिए ए में आपके 5 है और बी में 6 है, तो रिलेशनल ऑपरेटर जो कि पहला ऑपरेटर है इक्वल टू का, तो ए इक्वल टू बी हम जब करेंगे तो यदि ए बी के इक्वल होगा रियल में, यानी कि यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, 5 और 6 है, तो जब ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये क्या करेगा, फॉल्स में 0 रिटर्न करेगा। यदि बी की वे वैल्यू क्या होती, 5 होती, तो इस ऑपरेटर का यूज करने पे हमें मिलता 1। यानी कि जब वैल्यू इक्वल होगी तो 1 रिटर्न करेगा, या और जब इक्वल नहीं होगी तो 0 प्रिंट करेगा, 0 रिटर्न करेगा। वैसे ही दूसरा ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है, तो जब हम लोग ए इज नॉट इक्वल टू बी चेक करेंगे तो ये रिटर्न करेगा 1, क्योंकि ये ट्रू कंडीशन, ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। बी इज नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी है, यानी कि यहाँ पे ए इक्वल टू 5 है और बी इक्वल टू 6 है, तो ए बी के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी वही कर रही है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये रिटर्न करेगा आपको 1। यदि ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू भी 5 हो जाए और ये वाले स्टेटमेंट लिखे हम ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये रिटर्न करेगा 0। यानी कि जब वैल्यू नॉट इक्वल है तब ये रिटर्न करेगा 1, और जब इक्वल हो जाएंगी तो ये रिटर्न करेगा 0। तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर के दो टाइप्स। तीसरा देखते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर है, जो कि एक रिलेशनल ऑपरेटर है। तो मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू 3 है। तब हम जब ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे तो ए लेस देन है, तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। जब फॉल्स हो जाएगी कंडीशन तो ये रिटर्न करेगा 0। यदि मान लीजिए ए की वैल्यू 3 होती और बी की वैल्यू 2 होती, तब ये रिटर्न करता 1, जो कि ट्रू हो जाती है ये वाली कंडीशन, तो ये 1 रिटर्न करता है। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये सिर्फ 1 या 0 वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स होने पे कंडीशन। तो ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। इसे हम प्रोग्राम्स में डिटेल में समझेंगे, सी प्रोग्राम बना बना के। तो ये कुछ और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी इसको भी चलिए समझ लेते हैं एक बार। ए इक्वल टू मान लीजिए 2 है और बी इक्वल टू 3, तो जब ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, तो क्या ए ग्रेटर देन बी है, नहीं है, लेकिन इक्वल तो है, तो एक कंडीशन इसमें से ट्रू हो जा रही है, तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, यानी कि 1, ये 1 रिटर्न करेगा। वैसे ही मान लीजिए ए इक्वल टू आपका 4 है, बी इक्वल टू 3 है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, पहली कंडीशन ट्रू है, तो बी ए 1 प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू जब 2 थी, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, ए की वैल्यू जब 2 है तो ए इज ग्रेटर देन बी तो नहीं है, ना ही इक्वल है, तो ये रिटर्न करेगा 0। जब ए की वैल्यू छोटी रहेगी बी से तब ये रिटर्न 0 करेगा। जब बड़ी या रहेगी या इक्वल रहेगी तब ये 1 रिटर्न करेगा, ये वाले केस में।
वैसे ही दूसरा केस है, दूसरा ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर का, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू वन, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का देखते हैं। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी ले लेते हैं। यदि ए में ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, तो ए इज लेस देन बी है। हाँ, तो ए तो लेस देन बी है क्योंकि बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 2 है, तो ये रिटर्न करेगा 1। मान लीजिए ए की वैल्यू 3 हो जाए और बी की वैल्यू भी 3 हो जाए, तब बी वाली कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है। ए इज लेस देन, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये फिर भी 1 रिटर्न करेगा। लेकिन ए की वैल्यू जब बढ़ जाती है, 5 हो जाती है, तो ए इज लेस देन तो नहीं है बी से, ना ही इक्वल है, तब ये रिटर्न करता है 0। यानी कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि जब तक ए लेस रहे बी से या इक्वल तक रहे, तब तक ये रिटर्न 1 करेगी, अन्यथा 0 रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, एक इंट ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 5। तो इफ कंडीशन यूज की गई है। वैसे हम लोग इफ थर्ड यूनिट में डिटेल में समझेंगे प्रोग्राम के साथ। यहाँ पे आप लोग बस ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू है, तो ये रिटर्न करेगा 1। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए होता है। यानी कि जब हम लोग ये कंडीशंस चेक कर रहे थे, ए इज इक्वल, जैसे यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, तो सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहे थे। हमें दो दो कंडीशन एक साथ चेक करनी है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 4 है, तो हमें चेक करना है कि ए इज ग्रेटर देन बी है, तो ए इज ग्रेटर ग्रेटर देन बी, और हमें ये भी चेक करना है कि बी इज लेस देन सी हो। तो दोनों को एक साथ चेक करने के लिए हम लोग एम पर ये वाला लॉजिकल एंड का यूज करते हैं, जो कि ये वाला ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, इसे कहते हैं लॉजिकल एंड। ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी, ये वाले दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तब ये रिटर्न करेगा 1। इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स होगी तो ये रिटर्न करेगा 1 और 0। तो ये था लॉजिकल एंड का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं लॉजिकल और का कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो दूसरा वाला ऑपरेटर है लॉजिकल और, इसका सिंबल ऐसे होता है, खड़ी पाई दो होती है। यानी कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये रिटर्न करेगा 1, और दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो भी रिटर्न करेगा 1। लेकिन जब कोई भी कंडीशन इसमें से ट्रू नहीं होगी तब ये 0 रिटर्न करेगा। लेकिन एंड वाले केस में जब दोनों कंडीशन ट्रू होती थी तभी सिर्फ 1 रिटर्न करता था, अन्यथा 0 रिटर्न करता था। तो अब चलिए समझते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इसे पहले रिमूव कर लेते हैं। लॉजिकल नॉट समझेंगे अब हम। तो लॉजिकल नॉट जो ऑपरेटर है, ये जो वैल्यू, जो पहले से जो वैल्यू होती है उसे रिवर्स कर देता है, यानी ट्रू को फॉल्स या फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो चलिए समझते हैं एक तो एग्जांपल से। मान लीजिए ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू भी 2 कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऑपरेटर हम लगाते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर, ई ए इक्वल टू बी। जैसा कि हमने, ये कौन सा ऑपरेटर था, ये रिलेशनल ऑपरेटर का पहला ऑपरेटर इक्वल टू का ऑपरेटर है, जो कि ये कंडीशन यहाँ पे तो ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगी, 1 रिटर्न करेगा। तो ये 1 रिटर्न करेगा। लेकिन इसके आगे जब हम लोग लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं, तो जो रिटर्न कर रहा होता है उसको रिवर्स कर देता है। यानी कि यहाँ पे तो रिटर्न 1 कर रहा है, लेकिन जब लॉजिकल नॉट लगाएंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन तो है वाकई ट्रू, लेकिन लॉजिकल नॉट इसे उल्टा कर देगी, यानी ट्रू को फॉल्स कर देगी, तो ये रिटर्न करने लगेगा 0। लॉजिकल नॉट तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ये उल्टा कर देती है, जैसे इनवर्स कर देता है समझिए कि। तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अब चलिए बीट वाइज ऑपरेटर समझते हैं क्या होता है। बीट वाइज ऑपरेटर्स बीट के लेवल पर काम करते हैं। ये इंटीजर्स डेटा टाइप पर बीट वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे इसमें इसमें कई तरह के बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, जैसे बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सऑर,
बिट वाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो इनको हम आगे के वीडियोस में प्रोग्राम के थ्रू इजीली समझेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसमें, इसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। जैसा कि हमने पहले ही सबसे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर ये था, इसका यूज करते थे वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम, और इसमें वैल्यू असाइन करते थे। तो ये तो है सबसे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ये है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद है एड एंड असाइन ऑपरेटर। यानी कि एड एंड असाइन ऑपरेटर कैसे काम करता है। मान लीजिए ए की वैल्यू तो 5 पहले से है, तो 5 में इसमें ऐड एंड असाइन करना है, यानी कि ऐड 5 में 3 और ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू तो पहले 5 है, तो यहाँ पे 5 प्लस 3 अब 8, यानी कि इसकी वैल्यू टोटल हो गई 8। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 8। तो अब ए में 8 वैल्यू असाइन हो गई है। फिर से समझते हैं क्लियर करके। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है ए इक्वल टू 5। तो हमें ए में और वैल्यू बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस, यानी कि ए जितनी भी है उसका 2 और बढ़ जाए। तो ए तो पहले 5 है, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, यानी कि 7 अब इस वाले स्टेटमेंट में ए की वैल्यू 7 असाइन हुई है। तो एड एंड असाइन ऑपरेटर का यूज करके हम लोग इसे और सिंपल लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए में प्लस कर दीजिए कितना, और 2 प्लस कर दीजिए, यानी कि ए की वैल्यू जितनी भी है उसमें प्लस करिए 2 और उसे असाइन कर दीजिए ए में। समझ में, समझे कि नहीं। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 5 है, ये इक्वल टू का साइन नहीं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इसे हमेशा याद रखिएगा। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेफ्ट वाली जो वैल्यूज होती है उसको राइट वाले वेरिएबल में असाइन किया जाता है। जो लेफ्ट में जो भी वैल्यू है उसको राइट वाले, उल्टा हो रहा है, राइट में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन किया जाता है, यानी कि उसमें स्टोर किया जाता है। ये यहाँ पे 5 जो वैल्यू है इसको ए वाले वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है। तो इसमें मान लीजिए ए की जो वैल्यू है इसमें और 2 और ऐड करना है, तो हम ऐसे करते हैं सिंपली ए इक्वल टू ए प्लस 2, यानी कि ए में ए की जो वैल्यू है उसमें 2 प्लस करके उसे ए में असाइन कर देना है फिर से। तो उसको सिंपली हम लोग ऐड एंड असाइन ऑपरेटर का यूज करके ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस इक्वल टू 2। तो ये सिंपल बनाता है हमें, और छोटा कोड करने के लिए अ, हमें बेनिफिट्स देता है। यहाँ पे इतना नहीं लिखना पड़ेगा, हमें इतने में हो जाएगा काम। वैसे ही सब्ट्रैक्ट एंड असाइन होता है। ए में जो वैल्यू है उसको 2 घटा के उसे असाइन कर देना है। इसको इतना छोड़ देते हैं अभी। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 5 थी, तो इस वाले देखिए लाइन में ए माइनस इक्वल टू 2, यानी कि ए में जो वैल्यू है उसमें से 2 माइनस कर देना, तो इसका रिटर्न आएगा आपके पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू, ए की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर्स ऐसे होता है, ए इंटू मल्टीप्लीकेशन एस्ट्रिक्स का यूज करते हैं हम लोग, इक्वल टू 2 कर दिया हमने, तो जो कि एक ए में जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और उसको उस जो नई वैल्यू है उसमें उसको ए में असाइन कर दीजिए। यानी कि ए की वैल्यू पहले है 5, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 10। अब उसको ए में असाइन कर देंगे, तो अब ए की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 10। तो ये सब हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो चलिए अब डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर देखते हैं। अब देखते हैं डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर, जो कि ये वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए इक्वल टू हम लोग 5 असाइन करते हैं। अब हम लोग डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड एंड असाइन करेंगे 3, यहाँ पे 5 कर देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ए की वैल्यू 15 है, पहले मतलब ए की वैल्यू आपके पास 15 है। दूसरे लाइन में हम लोग डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, यानी कि ए को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, और जो नई वैल्यू आ रही है उसे ए में असाइन कर दे रहे हैं। तो यानी कि ए की वैल्यू पहले 15 थी, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 5। तो ये नई वैल्यू जो 5 आई है इसे हम असाइन कर देंगे ए में, तो अब एक्चुअल वैल्यू ए की हो जाएगी 5। तो ये था डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर। तो चलिए अब देखते हैं मॉडुलस एंड असाइन। तो वैसे ही मॉडुलस एंड असाइन भी होगा। तो यहाँ पे चलिए लेट करते हैं ए इक्वल टू
5। अब मॉडुलस एंड असाइन ऑपरेटर का यूज करते हैं। मॉडुलस एंड असाइन, इसे करते हैं हम लोग 2 से कर देते हैं। तो अब a का मॉडुलस करेंगे 2 से, यानी कि 5 मॉडुलस 2 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो 1 जो वैल्यू आई है, अब इसे असाइन कर देंगे हम लोग a में, तो यानी कि अब a की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये था मॉडुलस एंड असाइन ऑपरेटर का यूज। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर आपका कंप्लीट होता है। इसे आगे के वीडियोज में हम लोग प्रोग्राम के थ्रू डिटेल में समझेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब दूसरा टॉपिक आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। ये ऑपरेटर्स किसी वेरिएबल की वैल्यूज को एक से बढ़ाते या घटाते हैं। ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि शुरुआत की वीडियोस में मैंने बताया था, ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी यानी कि सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, और बाइनरी में 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है, और टर्नरी में 3। तो जैसा कि ये दोनों यूनरी ऑपरेटर्स हैं, तो इसमें सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। ये जिस वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसे ऑपरेंड बोलते हैं, और जो जो सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसे ऑपरेटर बोलते हैं। तो जैसे कि एक ए प्लस बी एक ऑपरेशन है, तो यहाँ पे ए और बी जो है एक ऑपरेंड है, और बी है ऑपरेटर आपका। तो यूनरी यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड होता है। ये एक बाइनरी ऑपरेटर, ये जो प्लस है, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसमें दो दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक पे ये काम नहीं करते। यानी ए प्लस का मतलब कुछ नहीं होगा। तो ये यूनरी बाइनरी ऑपरेटर 2 ऑपरेंड पे काम करते हैं, लेकिन यूनरी ऑपरेटर सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये यूनरी ऑपरेटर के एग्जाम्पल हैं। तो पहले सब समझते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू बाय वेरिएबल बाय 1। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 5 है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जब हम यूज करते हैं तो हम लोग लिखते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंपली ऐसे यूज कर सकते हैं, डबल प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, इसकी एक की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, यानी कि अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। एक बार और यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। यानी कि एक बार में एक वैल्यू इसकी बढ़ती है। ये था इंक्रीमेंट ऑपरेटर। वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी काम करता है। यहाँ पे देखिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताते हैं। एक को डिक्रीमेंट करते हैं, डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस, तो यहाँ पे एक की वैल्यू हो जाएगी अब 4। एक बार और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन में, तो आपको हो जाएगी ए की वैल्यू 3, यानी कि एक एक घटती जाएगी डिक्रीमेंट ऑपरेटर से। ये था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था, 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। तो टर्नरी ऑपरेटर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये शॉर्ट हैंड है इफ एल्स कंडीशन के लिए। इफ एल्स तो वैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम उम्मीद है हम लोग इफ एल्स स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं आप। एक मैक्स है पहला ऑपरेंड, दूसरा ए है, तीसरा बी है। तो यहाँ पे 3 ऑपरेंड यूज हुए हैं। तो टर्नरी ऑपरेंड काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ पे देखिए एग्जांपल से, ए इज ग्रेटर देन बी और क्वेश्चन मार्क है ए कॉलन बी। यहाँ पे देखिए जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा, ये पहला ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है, ये तीसरा ऑपरेंड है। और थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं इसको, ये इजीली समझ में आए। देखिए यहाँ पे कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी और क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी।
चलो चेंज कर लेते हैं इसका। तो ये आपका पहला ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है, और ये है तीसरा ऑपरेंड, और ये सारे हैं ऑपरेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी, ए बी से बड़ा है या नहीं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है। तो ए तो बी से बड़ा नहीं है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो जाती है तो ये रिटर्न करता है ये सेकेंड वाली वैल्यू, यानी कि बी रिटर्न करेगा। तो यहाँ बी की वैल्यू 10 है, तो ये टोटल, ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है आपको बी की वैल्यू रिटर्न करेगी, यानी कि 10 रिटर्न कर देगी। यदि यहाँ पे ऑपरेटर ये वाला होता लेस देन, तो चेक करता है ए इज लेस देन बी, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, तो ये रिटर्न करता ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू जो 5 थी, तो ये 5 रिटर्न करता। तो ये था टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। When multiple operators are present in an expression, the precedence and associativity of the operators determine the order in which they are evaluated. जब मल्टीपल ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में होते हैं, तो उनका इवेल्युएशन का ऑपरेटर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पर डिपेंड करता है। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। Operator precedence define the priority of operators in an expression. Operators with higher priority are evaluated before those with lower priority. ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिफाइन करता है कि कौन सा ऑपरेटर को पहले इवेल्युएट किया जाएगा। जो ऑपरेटर्स हाई प्रेसिडेंस वाले होते हैं उनका इवेल्युएशन पहले होता है, और लो प्रेसिडेंस वाले बाद में इवेल्युएट किए जाते हैं। तो ऑपरेटर्स, जैसा कि आपने ऑपरेटर्स के बारे में देखा होगा, क्या होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। इन सब की कुछ न कुछ प्रायोरिटी पहले से डिफाइन की गई है कि सबसे पहले कौन परफॉर्म होगा, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेटर्स हैं, इनकी सबसे प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, यानी कि ये सबसे लास्ट में कैलकुलेट होते हैं। और ये जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और जो मॉडुलस वाले ऑपरेटर हैं, ये इनकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, यानी कि सबसे पहले ये कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे कि कोई एक्सप्रेशन है आपके पास, a इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी माइनस माइनस ई। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्या कहते हैं, जिसकी सबसे हाई प्रेसिडेंस होगी उसको सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा। यानी हम b प्लस सी नहीं कर सकते, सबसे पहले a इंटू बी को कैलकुलेट करेंगे और c इंटू सी डिवाइडेड बाई डी को करेंगे। तो ये जो जो वैल्यू आएंगी इनको फिर हम लोग ऐड करेंगे, तो फिर उस वैल्यू को माइनस करेंगे e से। तो ये था प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले कौन एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, यानी कि कैलकुलेट होगा। तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, जब ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम होती है तो उनकी एसोसिएटिव इवेल्युएट का ऑर्डर डिसाइड करती है। एसोसिएटिव मतलब, मान लीजिए ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी, तो यहाँ पे इन सब की प्रेसिडेंस सेम है, यानी कि प्रायोरिटी सबकी बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंस का यूज तो नहीं कर सकते, तो यहाँ इस वाले केस में हम लोग एसोसिएटिव का यूज कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी कहती है आप लोग लेफ्ट से राइट कैलकुलेट करिए या राइट से लेफ्ट, यानी कि ए इंटू बी कैलकुलेट करिए पहले, फिर उसको डिवाइड करिए सी से, जो ये टोटल वैल्यू आएगी। या तो दूसरे केस में आप बी डिवाइडेड बाई सी को कैलकुलेट करिए और उसको मल्टीप्लाई करिए ए से। तो ये है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। चलिए अब देखते हैं कंसोल बेस्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग में कंसोल बेस्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए कुछ स्पेशल फंक्शन का यूज होता है, जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ। तो प्रिंटफ फंक्शन इज यूज फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट। इट अलाउ प्रिंटिंग स्ट्रिंग, इंटीजर कैरेक्टर एंड अदर डेटा टाइप्स यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो पिछले वीडियो में हमने प्रोग्राम में देखा था प्रिंटफ फंक्शन का यूज, और मैसेज प्रिंट करना सीखा था। और हमने
वेरिएबल्स की वैल्यू भी प्रिंट करना सीखा था फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके। ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ दिख रहा है परसेंट डी, जो कि इसे कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि जो ए वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे परसेंट डी स्पेसिफाई कर रहा है कि ये इंटीजर डेटा टाइप का है, तो ये प्रिंट होता है। तो ये था प्रिंटफ फंक्शन का यूज। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेडर फाइल क्या है। हेडर फाइल्स में फंक्शंस और मैक्रोज की डिक्लेरेशन होती है। Header files contain declaration of functions and macros that are shared across multiple source files. सोर्स फाइल यानी कि सोर्स कोड, जो हम लोग कोड लिखते हैं, जो एक प्रोग्रामर या स्टूडेंट प्रोग्राम बनाता है उसे हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, और जिस फाइल में हम लोग लिखते हैं उसे सोर्स फाइल बोलते हैं। Commonly used header files include stdio.h, math.h, string.h। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जो जो प्रोग्राम बनाए थे उसमें एक हेडर फाइल इंक्लूड की थी जिसका नाम था stdio.h। तो ये हेडर फाइल यूज होती है प्रिंटअप और स्कैनअप फंक्शन के लिए, क्योंकि ये हेडर फाइल जो है ये इंक्लूड करती है फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटअप और स्कैनअप वाले जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शन के डिक्लेरेशन। जैसा कि आपने फंक्शन के बारे में समझा था कि फंक्शन के कई कंपोनेंट होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉल। तो जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं उसमें मेन फंक्शन को हमेशा कॉल करते हैं सबसे ऊपर, तो उसका कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन होगा। तो डिक्लेरेशन होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल लाइब्रेरी में, तो इसलिए हम उसे इंक्लूड करना जरूरी होता है हर प्रोग्राम के सबसे ऊपर, ताकि हम लोग प्रिंटअप और स्कैनअप फंक्शन का यूज कर सकें। यदि कोई और डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि मैथ डॉट हेडर फाइल से आते हैं, तो हमें उनका यूज करने के लिए मैथ डॉट हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, हैज इंक्लूड ये मैथ डॉट एच हेडर फाइल लिख के। तो ये देखिए एग्जांपल है कैसे इंक्लूड किया जाता है हेडर फाइल्स, जैसे कि हमने ये वाला तो कर चुके हैं। आगे के प्रोग्राम में जब मैथ डॉट एच लाइब्रेरी फंक्शन के फंक्शन यूज करेंगे तो ये भी यूज करेंगे हम लोग। तो ये यूनिट 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है सी प्रोग्रामिंग का। आगे की वीडियोस हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे इसके और लाइव प्रोग्राम रन करा के देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा यूनिट 3 के बारे में, जो कि है कंट्रोल स्ट्रक्चर के डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें इफ एल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्रोग्राम के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। इस वीडियोस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।